चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब तक हमने जाना कि मान लेते हैं एक पात्र है और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रखा है। कि 1 मोलर सांद्रता का विलयन रखा है और इसमें कॉपर की रॉड डुबोई जाती है। तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है, इसको तो हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, चूँकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर सांद्रता पर दिखाई जा रही है। तो इलेक्ट्रोड का सिंबल होता है ई, इलेक्ट्रोड विभव का प्रतीक होता है ई, और मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रतीक होता है ई नॉट। तो ये पता चला कि इसका जो ई नॉट है वो +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक और इलेक्ट्रोड है, ये Zn की छड़, और ये 1 मोलर सांद्रता ZnSO4 है। तो यहां से जो इलेक्ट्रोड प्राप्त हो रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो प्राप्त हो रहा है -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तथ्य और है कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव
चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव से ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है वो कैथोड है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो एनोड है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, इसमें कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा? CuSO4 कैथोड या Cu वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड और Zn का इलेक्ट्रोड एनोड होगा। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत मापी यंत्र या विभवांतर के द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें एक रीडिंग प्राप्त होती है, और जब इन दोनों को जोड़ा गया तो वो जो मापन प्राप्त हुआ है, रीडिंग प्राप्त हुई है, उसी को ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुआ है उसकी रीडिंग 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ईएमएफ इज नेवर टू बी नेगेटिव। इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो साफ साफ बता रहा है कि ई कैथोड हमेशा ई एनोड से ज़्यादा होगा, और ईएमएफ जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। और वैसे भी ये रीडिंग है तो कभी भी रीडिंग का मान नेगेटिव, कोई भी मान देगा तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ईएमएफ नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस संपूर्ण जो पात्र है उसको हम लोग पूर्ण सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण सेल। अब सवाल उठता है कि इनमें से ये बना हमारा कैथोड। कल हमने क्या क्या बताया था? और ये बना हमारा एनोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा? कहाँ से कहाँ होगा? वेरी गुड, एनोड से कैथोड की ओर। कहाँ होगा? एनोड से कैथोड की ओर। धारा का प्रवाह कहाँ होगा? यानी कि इस दिशा में, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। अब आते हैं कि इस पर अभिक्रिया, तो सेल पर होने वाली अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया कहाँ दिखाते हैं? कैथोड वाला कि एनोड वाला? सब याद होना चाहिए। सबसे पहले अभिक्रिया कहाँ दिखाते हैं?
एनोड पर, एनोड पर क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है। धातु का क्या होता है, धातु गलने लगता है ना। तो ये जो हमारा एनोड है वो Zn है। तो रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, Zn सॉलिड इज चेंज टू Zn डबल प्लस एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, है ना। अब आते हैं नंबर 2, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, हाँ, अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु का क्या होता है, धातु में की क्षण में वृद्धि होती है, यानी कि वो वृद्धि कहाँ से हुई, विलयन के धातु आयन से। कॉपर डबल प्लस ये हमारा कैथोड है, तो इसके अंदर कॉपर डबल प्लस आयन है। कॉपर डबल प्लस एक्वस, वही 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, कॉपर सॉलिड, है कि नहीं। अभी ये जो कैथोड की अभिक्रिया, एनोड की अभिक्रिया, कैथोड की अभिक्रिया, तो सेल की अभिक्रिया। नंबर 3, सेल की अभिक्रिया। सेल पर होने वाली अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा होता है, ऑक्सीकरण के अपचयन, दोनों, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, कैथोड और एनोड को जोड़ दिया जाता है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दीजिए, तो बोथ साइड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो Zn सॉलिड प्लस कॉपर डबल प्लस एक्वस इज चेंज टू Zn डबल प्लस एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना जान लिए हो तो क्या अभिक्रियाओं को सांकेतिक रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो अभिक्रियाओं को संकेत में कैसे दर्शाते हैं, तो ये एनोड पर अभिक्रिया हम लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखेंगे एनोड पर। एनोड पर क्या होता है,
जब संकेत के रूप में दिखाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिखाया जाता, इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन नहीं दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, कितना जोड़ रहा है, इसको नहीं दिखाते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड है Zn, Zn किस में चेंज होता है, Zn डबल प्लस में चेंज होता है, Zn। तो ये इसका संकेत Zn/Zn डबल प्लस। आप Zn के ब्रैकेट में सॉलिड और Zn डबल प्लस के ब्रैकेट में एक्वस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो Zn/Zn डबल प्लस, ये इसका संकेत है। Zn डबल प्लस में बदल गया। इसी तरीके से एनोड का हो गया है कैथोड पर। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। इसको सांकेतिक रूप में कैसे दिखाते हैं, Cu डबल प्लस चेंज होगा किसमें, Cu में, किसमें, Cu में, Cu डबल प्लस किसमें चेंज होगा, Cu में, है ना। तो ये एनोड पर है, ये कैथोड पर है। इसी तरीके से अगर हमको सेल पर अभिक्रिया दिखानी है, सेल पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स। तो सेल पर अभिक्रिया को कैसे दिखाते हैं, तो दोनों को एक साथ दिखाना है और बीच में डबल ऑब्लिक लगा देना है। तो Zn/Zn डबल प्लस डबल ऑब्लिक Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu, ये इसका सांकेतिक रूप है। इसको भी जान लीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल,
आवाज नहीं। इस अभिक्रिया का जो है रिएक्शन लिखिए और संकेत लिखिए। इनमें से कौन कैथोड है कौन एनोड है? ये क्या है? एनोड। और ये क्या है? कैथोड। सबसे पहले किस पर अभिक्रिया दिखाएंगे? एनोड पर। क्या होगा? तो एनोड इसमें जो है वो Al2SO4 का होल थ्राइस जो कि टूटता है 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4। तो नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। और एनोड पर हम जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो होने क्या वाला है? Al का चेंज Al ट्रिपल प्लस में होगा कि Al ट्रिपल प्लस Al में चेंज होगा? वेरी गुड। Al का चेंज Al ट्रिपल प्लस में होगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? कैथोड पर Ag2SO4 2Ag प्लस प्लस SO4 डबल माइनस बनाएगी। बोलो हाँ या ना? अब Ag का चेंज Ag प्लस में होगा कि Ag प्लस का चेंज Ag में होगा? तो उसको उसके कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे? Ag प्लस को Ag में चेंज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे? तो क्या बनेगा? अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज एक्सेप्ट कराने के लिए कितने से गुणा? 3 से गुणा, है कि नहीं? तो सेल पर अभिक्रिया क्या होगी? सेल पर अभिक्रिया क्या होगी? Al सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस के 3 से गुणे होंगे और गिव्स अस Al ट्रिपल प्लस 3Ag। हो गया? इसका संकेत क्या होगा? Al ऑब्लिक L ट्रिपल पर। इसका संकेत क्या होगा? C Ag प्लस ऑब्लिक Ag।
सांकेतिक रूप में जब आप दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा AL/AL ट्रिपल प्लस डबल प्लस ऑब्लिक AG प्लस ऑब्लिक AG। तो गुणा करने की, 3 से गुणा करने की जरूरत नहीं है संकेत में दिखाते समय, ये ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए अगली हेडिंग आती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म में SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन आने वाला है। एक पात्र है, उस पात्र में चूंकि हाइड्रोजन का वैद्युत अपघट्य होना चाहिए, तो हमने उसमें 1 मोलर H2SO4 या HCl भर दिया। 1 मोलर सांद्रता का H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह प्रक्रम कराना है। अब हमको इसमें हाइड्रोजन की छड़ तो नहीं ला सकते, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है, तो पाइपलाइन के माध्यम से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। अब यहां से हम एंट्री कराएंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसे ही नहीं, इसमें एक प्लेटिनम की तार और प्लेटिनम के प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये प्लेटिनम की तार, वही प्लेटिनम का प्लेट। अब यहां से हाइड्रोजन गैस भीतर गया, और यहां से जो है बुलबुले के रूप में बाहर निकल रहा है। इस पात्र को, इस युक्ति को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, SH कहते हैं। जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, और विलयन की सांद्रता 1 मोलर थी। इस युक्ति को हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इससे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका उपयोग क्या है कि ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें जो विभवांतर स्थापित ही नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें तो विभवांतर शून्य उत्पन्न होता है। और कोई युक्ति लेते थे तो उसमें विभवांतर स्थापित होता था, इसमें विभवांतर शून्य स्थापित होता है। इसलिए इलेक्ट्रोड, जो मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है, उसका मान 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
क्या है 0.00। ये है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और ये युक्ति है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक, अब ये इस युक्ति का काम क्या है? तो इस युक्ति का काम है मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में। अगली हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। कभी आपने देखा होगा कुछ बिजली इलेक्ट्रीशियन जो आते हैं तो आपके मोबाइल या किसी बैटरी या किसी फैन की कंडेंसर या किसी चीज़ को चेक करने के लिए एक बॉक्स टाइप का, पीले पीले बॉक्स टाइप का यंत्र ले आते हैं, 2 तार लेते हैं, ऐसे छुआते, टू 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 रीडिंग देती है ना। तो वो जो अभी हमारा इस तरीके का पात्र है वो यही है कि वहां पे वो रीडिंग प्राप्त होता है, वही हमारा ईएमएफ है। जैसे इस वाले केस में रीडिंग प्राप्त हुई, प्लस तो छोड़िए 1.10, तो प्लस तो हमेशा प्राप्त होगा, प्लस तो हमेशा, क्योंकि ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो इसका जो वैल्यू आता है वो 1.10 रीडिंग करके आता है। इसी तरीके से इसका जो हमने अभी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा है, इसका बड़ा काम है। अब आप किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो करना क्या है? जिस धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी हो उसका इलेक्ट्रोड तैयार कर लीजिए। मान लेते हैं ये यम धातु के वैद्युत अपघट्य के का जलीय विलयन है जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, तो हम लोग इसे कह देते हैं यम यन प्लस एक्वस। अब इसमें इसी धातु यम की छड़ डुबोते हैं, मान लीजिए इस यम धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम ये प्रक्रम करा रहे हैं। विलयन का जो सांद्रता है वो 1 मोलर हमने रख लिया है। उसी विलयन के उसी धातु को उस विलयन में डुबो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और इन दोनों को, चूंकि ये कॉपर का है, सॉरी यम धातु का है
और ये हाइड्रोजन यानी पीटी धातु का है। पीटी की धातु में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या डुबो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस भी प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ से जो गैस प्रवाहित हो रही है वो H2 गैस है। जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संपर्क में जोड़ दीजिए। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे एक रीडिंग आएगी यहाँ, वही रीडिंग इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। वही रीडिंग इसका क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड। अब सवाल है, चूंकि रीडिंग तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये जो धातु है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये कैसे पता करेंगे, पहले तो ये पता करते हैं कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको नहीं पता। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा बोलो वो E0 के बराबर ही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। दूसरा, अब हम पॉजिटिव दिखाएंगे कि नेगेटिव दिखाएंगे, तो उसके लिए ये समझिए कि इस प्रक्रम में हो क्या रहा है, इस पर हो क्या रहा है। अगर E0 इज ग्रेटर देन E0, इस स्थिति में कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, ये क्या होगा, एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। EMF क्या कहलाता है, EMF किसे कहते हैं, EMF तो अटल सत्य है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस स्थिति में जो रीडिंग आई है उस रीडिंग को E0 में के साइन में प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, यानी वो कैथोड है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर मैं पता कर लूं ये कैथोड है तो इसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी साइन क्या हो जाएगी। अगर दूसरी स्थिति क्या है, अगर E0 इज लेस देन E0, तो इस स्थिति में कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, EMF तो वही होगा, E कैथोड माइनस E एनोड। इस स्थिति में जो EMF आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा तब भी, लेकिन E0 की रीडिंग क्या होगी, नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा, इस पर थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए कि एक तो E0 E कैथोड से छोटा है, मतलब 0 से कम है तो नेगेटिव होगा, ये 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, ये तो जाहिर सी बात है। ये नेगेटिव है, इसलिए ये किसका काम कर रहा है, एनोड का। किसका काम कर रहा है, अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो इसको एक और बात हम कर सकते हैं कि इसकी रीडिंग नेगेटिव मिलेंगे, इसकी रीडिंग नेगेटिव मिलेंगे। फिर से हमें कैसे पता चलेगा कि धातु कैथोड है कि एनोड है, धातु कैथोड है कि एनोड है, यह डिपेंड करेगा कि धातु के साथ हो क्या रहा है, धातु गल रही है कि बढ़ रही है। इस घटना से यह पता चल जाएगा कि यह कैथोड का काम कर रहा है कि एनोड का। मान लो धातु गल रही है तो किसका काम कर रहा है, क्योंकि गलने की घटना ऑक्सीकरण पर डिपेंड कर रही है, और ऑक्सीकरण है तो एनोड है, और एनोड है तो इसका मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा। बहुत क्लियर है, 0 से कम होगा, इससे कम होगा, और इससे कम होगा तो नेगेटिव। अगर ये वृद्धि हो रही है धातु की छड़ में तो ये अपचयन है तो कौन सा काम करेगा, कैथोड का। और कैथोड तभी पॉसिबल है जब ई कैथोड इज ग्रेटर देन ई एनोड, है ना। यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव से इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या किस में आएगी,
पॉजिटिव में है। आज समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रीडिंग जो कुछ भी बताए, इस पर जो अभिक्रिया की घटना हो रही है इस पर डिपेंड करेगा कि उसका मान पॉजिटिव में रखना है कि नेगेटिव में। इस तरीके से हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आया? एक एक करके सबको, जितने भी धातु हैं सबको पकड़ पकड़ के ले आइए और एक एक बार में रीडिंग करिए। जो रीडिंग आए उसको नोट करते चलिए। कम से कम 25 धातुओं का आपने रीडिंग निकाल लिया सबका। इस रीडिंग जितना आ रहा है वही होगा क्योंकि इसका तो 0 है। अब ये भी देख लिया आपने कि कैथोडिक एनोड है, गल रहा है कि बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपने जो है अभय क्या लगा दिया, साइन भी लगा दिया कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब आपने 25 धातुओं का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव तैयार कर लिया। अब उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। किस में रख दिया? बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। किस में रख दिया? बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। तो इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक। आप देखेंगे कि 25 धातुओं में सबसे कम मान रीडिंग जिसका प्राप्त हुआ है वो है लिथियम। उसका सबसे कम प्राप्त हुआ है, -3 पॉइंट समथिंग। ठीक है। उसके बाद के, BA, SR, CA, Na, सबसे कम, सबसे ज्यादा जिसका प्राप्त हुआ वो है गोल्ड, +1 पॉइंट समथिंग। सबसे कम किसका प्राप्त हुआ? सबसे ज्यादा किसका प्राप्त हुआ? इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मैंने इसको लिखने में कितना टाइम लगा दिया? आप बताओ दीदी, कितनी देर में लिख लोगी? या कब याद होगा? चुटकी बजाते याद होगा। ऐसे चुटकी बजाओगे कल याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक मैं बताने वाला हूं, इस पर विशेष चर्चा करने वाला हूं कल वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर। और ऐसी क्लास आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगी। आपके स्कूल में हो गया होगा ये चैप्टर खत्म, है ना? हाँ दीदी, समझ में आया था स्कूल में? यहाँ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? पूरे और भी बहुत सारी चीजें हैं तो देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। उससे पहले आप लोग 999 वाला कोर्स ले लीजिए आरंभ बैच का, क्योंकि क्लासेस कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये है गणित जो कि 10 बजे से चलता है हमेशा। और ये भी आपके पूरे सुल्तानपुर में ऐसी मैथ कहीं नहीं मिल सकती। और जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे जहाँ देखिए तो वहाँ पे हमें जो है फॉलो करिए, है ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर। और जैसे हमारी रील पड़े तो उसको जो है स्टोरी में ऐड करिए।